नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर फुलारा एक बार फिर से हाजिर हूं अपने इस YouTube चैनल ज्ञान स्टडी विद फुलारा में, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपसे विषय डिस्कस करूंगा वो है राष्ट्रपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न इसमें मैं जो है कवर करूंगा। और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में वो सब कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी क्लिक करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के माध्यम से हमें एक संसदीय शासन प्रणाली जो है मिली हुई है और इस संसदीय प्रणाली में संसद के 3 अंग जो है महत्वपूर्ण माने गए हैं और इन 3 अंगों में जो राष्ट्रपति है वो सबसे पहले स्थान पे आते हैं। आर्टिकल 79 की बात करें तो हमें राष्ट्रपति के बारे में जो है जानकारी देता है। 80 जो है वो हमें राज्यसभा के बारे में और 81 जो है वो हमें लोकसभा के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। दोस्तों, संवैधानिक प्रमुख भी जो है वो हमारे राष्ट्रपति ही हैं। हालांकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ कार्यपालिका के प्रमुख भी होते हैं, मगर कार्यपालिका प्रमुख के नाते इनके पास जो पावर्स हैं उनका यह उपयोग डायरेक्टली नहीं कर पाते। मतलब मैं यहां पर यह आपको बताना चाहता हूं कि हालांकि जो राष्ट्रपति है वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं, मतलब देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, देश के सबसे पहले व्यक्ति हैं, मगर उनको इतनी पावर्स के बाद भी जो उनकी जो पावर्स हैं वो अगर इस्तेमाल की जाती हैं तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पे अपनी सभी शक्तियों का जो है यूज कर पाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत का वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए अपने आप को जो है एज ए कैंडिडेट पेश कर सकता है। राष्ट्रपति के पद के लिए सबसे जो पहली योग्यता है वो है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही उसकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। मतलब 35 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए जो है वो अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता और साथ ही उसको जो है लाभ के किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक जो टर्म आ रही है वो आ रही है कि लाभ का पद। तो दोस्तों, ये जो लाभ का पद है ये है कि एक कोई ऐसी पोस्ट जिसपे वो ऑलरेडी कोई व्यक्ति है, जिसको कोई लाभ मिल रहा हो, तो वो जो है वो अगर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हालांकि ऐसा रिटर्न में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, फिर भी जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लाभ के पद पर रहने वाला व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्टें हैं जिनको हम लाभ के पद पे नहीं रखते। हाँ, इसका यहाँ पर जो है संविधान में इसका जिक्र है। वो कौन कौन से वो है, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या प्रधानमंत्री हैं, इनको जो है वो हम लाभ के पदों पे नहीं मानते। मतलब ऐसे व्यक्ति जो है वो लाभ के पदों पर नहीं होते। दोस्तों, बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति है जो उनकी जो तनख्वाह है वो कितनी होती है, क्योंकि कई जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है। हालांकि पहले जो राष्ट्रपति की तनख्वाह थी वो 1.5 लाख थी, परंतु आज वर्तमान में जो राष्ट्रपति की तनख्वाह है वो है 5 लाख रुपया। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये जो 5 लाख रुपया है ये आम लोगों की तरह है। मतलब कि आम लोगों की तरह नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति है उसकी अगर इनकम इतनी उसकी इनकम 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, तो उसको तो इनकम टैक्स देना पड़ता है। पर यहां पर अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तनख्वाह की, तो राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। और जो राष्ट्रपति की तनख्वाह है 5 लाख, उसके अलावा भी जो राष्ट्रपति जी को है वो अलग अलग भत्ते भी मिलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है। दोस्तों, यहां पर एक जो टर्म आती है वो आती है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो होता है एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के आधार पर। अब आप ये कहेंगे कि एकल संक्रमणीय वोट पद्धति क्या है, तो दोस्तों ये आपको तभी समझ आएगा अगर आप ये समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है।
तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, कौन राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, या कौन कौन उस चुनाव में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन मत दे सकता है। तो दोस्तों संविधान के आर्टिकल 324 जो है उसके अनुसार एक जो राष्ट्रपति हैं हमारे, उनका जो चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और ये जो निर्वाचन मंडल होता है, इस मंडल में कुछ सदस्य आते हैं। उन्हीं सदस्यों को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो है वो अपना मत दे। अब दोस्तों यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो निर्वाचन मंडल है, इन निर्वाचन मंडलों में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो शामिल होते हैं, मतलब किन किन लोगों को जो है वो अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में राष्ट्रपति के कैंडिडेट को वोट कर सके। क्या आप और मैं, हम भी क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में अपनी वोटें करते हैं? दोस्तों नहीं। ये जो निर्वाचन मंडल है, इस निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा ही जो है राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट है वो चुना जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? वो आते हैं ऑल द एमपीज। एमपीज मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि हमारे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है एमपी हैं। तो दोनों में जो एमपीज हैं वो और एमएलएज, मतलब विधान जो हमारी सभा है, विधानसभाओं के जो हमारे एमएलएज हैं वो और एमपीज दोनों मिलकर जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट को जो है वोट देते हैं, और जो जीतता है वही जो है वो राष्ट्रपति जो है बन जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हम बात कर रहे हैं कि निर्वाचन मंडल के सदस्य की। अब निर्वाचन मंडल के सदस्य में जनता के द्वारा चुने हुए, चाहे वो डायरेक्ट चुने गए हैं या वो इनडायरेक्ट चुने गए हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा है वो तो हम और आप जो है वोटें देते हैं और वो चुना जाता है। मगर जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उन्हें आप या हम नहीं चुनते, उन्हें जो है विधानसभाओं के जो है सदस्य वो चुनते हैं। इस करके हम ये कह सकते हैं कि वो भी जो है हमारे ही द्वारा चुने जाते हैं, बट वो इनडायरेक्ट रूप में चुने जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो व्यक्ति, जो सांसद चुनकर राज्यसभा या लोकसभा में जाता है या विधानसभा में जाता है, उन्हीं को ही अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है वोटिंग करे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर होगी कि जो हमारे 2 सांसद आते हैं लोकसभा में जिनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं, और 12 सांसद जो है राज्यसभा में आते हैं जिनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं राज्यसभा सांसद के लिए। उन 14 मतलब 2 × 12, इन 14 को तो अधिकार ही नहीं है कि वो राज्यसभा के और लोकसभा के जो ये नॉमिनेटेड पर्सन है कि ये राष्ट्रपति को मतलब जो है मत दे। तो दोस्तों ये जो निर्वाचन मंडल है, अब इस निर्वाचन मंडल में जो सदस्य हैं जब वो वोट देते हैं तो उनके ऊपर निगरानी कौन रखता है कि ये जो प्रोसेस है ये सही चल रहा है, कि जो इलेक्शन है वो फेयर हुए हैं कि नहीं हुए, वो है हमारे राज्यसभा के जो सचिवालय है उसके जो है जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि एक जो सांसद है जब वो वोट देता है तो क्या राज्यसभा के सभी सांसदों का वोट और लोकसभा के सभी सांसदों का वोट क्या सेम है? क्या उनकी जो वैल्यू है वो सेम है? दोस्तों ऐसा नहीं है। हम यहां पर आप एक फॉर्मूला ध्यान में लाएं तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके जो वोट की जो एक वोट की जो कीमत निकलती है कि कितने वोटों का एक वोट बनता है, वो निकलती है कि एक राज्य के हमारे टोटल जो है पॉपुलेशन है और उस राज्य के कितने जितने भी हमारे राज्यसभा सांसद हैं वो उनको जब हम डिवाइड कर देते हैं और 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आता है वो एक राज्यसभा सांसद का राष्ट्रपति के लिए मत का जो है कीमत आ जाती है। और दोस्तों जब हम टोटल जितने भी राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसदों के मतों की जो टोटलिंग कर लेते हैं और उसको जो है हम अपने चुने हुए जो एमपीज हैं उनसे जब डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे लोकसभा के सदस्य की राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत की जो है कीमत आ जाती है। तो दोस्तों ये तो था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव कैसे होता है। दोस्तों यहां पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ये बात है कि जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो अगर निर्वाचन मंडल के सदस्य चाहें तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के अगेंस्ट जो है वो अपील कर सकते हैं।
और ये अपील उनको केवल राष्ट्रपति के चुनाव होने के 30 दिन के बीच बीच में करनी पड़ती है। और ऐसा करने के लिए कम से कम 20 सांसदों को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उन टोटल में से कम 20 सांसदों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ती है कि भाई ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के, ये जो है फेयर नहीं हुए हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को जो है ओथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद राष्ट्रपति को जो ओथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो है वो राष्ट्रपति को जो है वो ओथ दिलाते हैं। और अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अगर वो ना हो तो उनकी जगह पे जो भी सर्वोच्च न्यायालय का सीनियर मोस्ट जो न्यायाधीश होगा वो जो है राष्ट्रपति जी को जो है वो ओथ दिलाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हालांकि ये प्रश्न कम ही आता है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी जी जो थे एक ऐसे हमारे राष्ट्रपति हुए हैं जिनको निर्विरोध जो है चुना गया था, किसी तरह का कोई विरोध नहीं था। और उन्होंने 25 जुलाई को जो है वो अपना जो है कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया था। इस करके ज्यादातर जो है राष्ट्रपति का जो कार्यभार ग्रहण किया गया है हमारे हिंदुस्तान में वो 25 जुलाई को ही किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो लोकसभा के सदस्यों की तरह ही राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल। और इस 5 साल से पहले अगर वो अपना इस्तीफा देते हैं तो वो अपना इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जो है किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति की जो पोस्ट है अगर वो वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है, किसी भी कारणवश हो सकता है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो 6 महीने तक जो है वो राष्ट्रपति के पद को संभाल सकते हैं। दोस्तों, क्या राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है? बिल्कुल। राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट सिस्टम के द्वारा, महाभियोग के द्वारा भी जो है वो 5 साल से पहले हटाया जा सकता है। और इसके लिए जो है एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है और यह प्रोसेस जो है संसद में पास होना चाहिए। मतलब संसद के जो 2 अंग हमें दे रखे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है सबसे पहला अंग है, उसके बाद राज्यसभा है, उसके बाद हमारी लोकसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो है अगर वहां महाभियोग चलता है राष्ट्रपति के अगेंस्ट तो जो है वो राष्ट्रपति जो है उनको समय से पहले हटाया जा। दोस्तों, जो महाभियोग है ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही चलाया जा सकता है। और इसमें कम से कम जो है 1/4 व्यक्ति जो सदस्य हैं वो अगर राष्ट्रपति को रिटर्न में जो है इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई हमने जो महाभियोग के प्रोसेस चलाना है, तो 14 दिन के अंदर अंदर, मतलब जब उन्होंने राष्ट्रपति को रिटर्न में नोटिस दिया, उस नोटिस के 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में मान लेते हैं अगर ये जो महाभियोग चल रहा है तो संसद में लोकसभा को जो है ये महाभियोग जो है वो पास करना होता है। और अगर ये महाभियोग 2/3 वोटों से पास हो जाता है तो जाकर ये राज्यसभा में पारित होने के लिए जाता है। और अगर राज्यसभा में भी 2/3 वोटों से ये पारित हो जाता है तो महाभियोग के प्रोसेस पूरे होने के कारण राष्ट्रपति को जो है समय से पहले जो है वो हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना राष्ट्रपति के बारे में। अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरी इस वीडियो में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।